नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में नामांकन से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार पहुंचे हैं। यहां उन्होंने हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना की है। इन दोनों ने ब्रह्मकुंड पर गंगा पूजन भी किया और मां गंगा का आशीर्वाद भी लिया। तो हरिद्वार में मां गंगा का आशीर्वाद लिया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। और नामांकन से पहले धामी हरिद्वार पहुंचे और यहां पर ब्रह्मकुंड पर उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की। साथ में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी थे। नामांकन से पहले हरिद्वार पहुंचे थे सीएम धामी। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी साथ में मौजूद रहे। दोनों ने ब्रह्मकुंड में यहां पर गंगा पूजन किया, मां गंगा से जीत का आशीर्वाद भी लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे हैं और नामांकन से पहले कहीं ना कहीं मां गंगा का आशीर्वाद लेने आज यहां पहुंचे। इनसे बात करेंगे कि मां गंगा का आशीर्वाद लिया है, किस तरह से देखते हैं आज मां गंगा का आशीर्वाद लिया है? मां गंगा का आशीर्वाद लिया है। मां गंगा हम सभी पर अपनी कृपा करें और निर्विघ्न रूप से हमारे इस लोकतंत्र के महापर्व को पूर्ण करवाएं। तो कहीं ना कहीं 60 पार का जो लक्ष्य है किस तरह से देखते हैं इस बार? निश्चित रूप से इस बार जो नारा दिया है अब की बार 60 पार वो पूरा होगा और मां गंगा के आशीर्वाद से पूरा होगा। हमारे उत्तराखंड की देवी देवताओं की कृपा से, भगवान की कृपा से, उत्तराखंड की महान देवतुल्य जनता की कृपा से निश्चित रूप से ऐसी सरकार लोग यहाँ पर चुनेंगे जो मोदी जी की सरकार के साथ चले। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। साफ तौर पे इनका कहना है कि इस बार जो 60 पार का लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं हासिल भारतीय जनता पार्टी करेगी। अपने सहयोगी परवेश राय के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। सीधा रुख करेंगे संजय पुंडीर का। संजय, नामांकन से पहले मुख्यमंत्री पहुंचे थे, आपने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की, यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मां गंगा से आशीर्वाद ले लिया है और अब 60 पार का जो लक्ष्य है उस पर बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। देखिए सर, नामांकन की प्रक्रिया उत्तराखंड की सभी जनपदों में लगातार देखी जा रही है। ऐसे में नामांकन से पहले जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो हरिद्वार पहुंचे। हालांकि हरिद्वार पहुंचकर हरिद्वार स्थित ब्रह्मकुंड पर जहां इन्होंने पहले पूजा अर्चना की, फिर मां गंगा का आशीर्वाद किया। हालांकि आज हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी के कई प्रत्याशी जो नामांकन में शामिल होने थे, उनके साथ जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो भी नामांकन स्थल पर पहुंचे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में आज खासा उत्साह देखने को मिला। हालांकि 5 साल के कार्यकाल को लेकर जो इस बार भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जा रही है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो 60 पार का इसका लक्ष्य है वो लगातार हासिल करने में लगी है। और मिशन उत्तराखंड की तैयारी में लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं जनता के बीच पहुंच रहे हैं। जी संजय, ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरह हमने देखा कि साथ में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी थे, मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचे थे, लगातार देखने को मिल रहा है कि अब क्योंकि देखिए चुनाव का वक्त है और ऐसे में हर कोई जनता से मिल रहा है, आप भी लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह के रिजल्ट्स इस बात के नजर आ रहे हैं? देखिए अब से पहले जनसभाएं हो रही थी और जनसभाओं को संबोधित करते थे, लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो सीधा जनता से जाकर मिल रहे हैं, इसका कितना असर पड़ रहा है जनता पर भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह मिशन उत्तराखंड की तैयारी में दिखाई दे रही है। हालांकि जब हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इनके कार्यकाल से खुश नजर आते हैं। हालांकि कई बार जो लोगों से मिलते हैं वो किन्हीं कारणों को लेकर जो विकास कार्य है वो भी नाराज दिखाई देते हैं। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में 3रे मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य कर रहे हैं और कहीं ना कहीं युवा की पसंद भी बन रहे हैं। ऐसे में आपने देखा है तरह से संकल्प यात्रा निकाली गई थी और हरिद्वार से ही शुरुआत की गई थी। हालांकि किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहे हैं वो किस तरह से मुख्यमंत्री ने सभी कार्य किए, ऐसे में साफ कहा जा सकता है बहुत कार्यों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, मुख्यमंत्री है, वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इनका कितना समर्थन मिलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो इनके कार्य है वो राज्य सरकार की योजना हो या केंद्र सरकार की योजना हो, तमाम लोगों को बता रहे हैं। हालांकि अब किस तरह से योजना लोगों के बीच लेकर पहुंच रहे हैं और आपने देखा है कि एलईडी रथ के माध्यम से भी जो कार्यकाल की योजना है वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है। और मिशन उत्तराखंड
में 60 पार का जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं हासिल करने में जुटे हैं। जी संजय, नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है, एक तरफ लिस्ट भी जारी हो रही है, उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल हो रहे हैं, लेकिन इन सब से अलग अगर हम बात कर लें तो कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं इस वक्त अगर हम देखें तो जिन पर हर पार्टी फोकस कर रही है? क्योंकि देखिए, चारधाम का मुद्दा हो, गैरसैंण का मुद्दा हो, देवस्थानम बोर्ड हो, हालांकि रद्द कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस इसे एक ऐसा मुद्दा बना रही है कि सरकार इसे लेकर तो आई थी। गैरसैंण का मुद्दा आपको याद होगा, और उस वक्त पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जिस तरह शीतकालीन सत्र चल रहा था और उसी दिन उन्हें वापस दिल्ली तलब कर लिया गया। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो बीजेपी के लिए नेगेटिव पॉइंट्स रही हैं, लेकिन विपक्ष इनका जमकर फायदा उठाने वाला है। देखिए चारों, इस बार जो उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में जो अहम मुद्दा रहने वाला है वो रोजगारी और महंगाई है। हालांकि लगातार आपने देखा है कि पहाड़ों में जिस तरह से रोजगार नहीं है, उसको लेकर जो पहाड़ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं पलायन करते हैं और विपक्ष ने ये अहम मुद्दा बनाया है। आपने देखा है कि विपक्ष के जो लोग हैं उसमें सभी दलों की बात कर लेते हैं, कांग्रेस की लगातार हमलावर होती दिखाई देती है। लगातार महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आपने देखा है कि सड़कों पर उतर कर कहीं ना कहीं आंदोलन कर रही है और विपक्ष को इस बार एक बड़ा मुद्दा जो मिला हुआ है वो महंगाई और बेरोजगारी है। अब देखने वाली बात होगी किस तरह से उसे लगातार साफ कर पाते हैं और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी जो कार्य है उनकी लगातार जनता को सराहना कर रही है और अपने कार्यकाल को गिनवा भी रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी भारतीय जनता पार्टी को कितना इनका समर्थन मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो लगातार हम देखते हैं जनता के बीच भी जाकर देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अहम मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी भी देखा जा रहा है। जी सर, बिल्कुल संजय, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। वहीं उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री और सभी के प्रदेश उपाध्यक्ष खजान दास को एक बार फिर से पार्टी हाईकमान ने देहरादून के राजपुर विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसको लेकर खजान दास पार्टी हाईकमान का आभार जता रही हैं। उनकी चुनावी तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह ने उनसे खास बातचीत की। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व शिक्षा मंत्री, संगठन में महामंत्री के पद पर रह चुके हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। हम खजान दास जी की बात कर रहे हैं, जो इस बार फिर से देहरादून की राजपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पार्टी ने एक बार फिर से इन पर विश्वास जताया है। खजान दास जी, सबसे पहले आपसे जानने का प्रयास करेंगे, एक बार फिर से पार्टी ने आप पर बड़ा भरोसा जताया है, क्या प्राथमिकताएं इस बार रहेंगी आपकी? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने पुनः चौथी बार मुझ पर टिकट देकर के भरोसा जताया है और मैं भी उनके विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैं विशेष आभार अपने केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का करना चाहूँगा। जनता से इस बार क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, जनता से तो मेरी यही अपील है, यही निवेदन करूँगा कि आपने अपना आशीर्वाद पहले 2017 में भी दिया है और अब 2022 में भी आप अपना आशीर्वाद बना के रखेंगे, मुझे मौका देंगे और मैं आपके विश्वास में खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और अभी जो भी वादे मैंने जनता के बीच में किए होंगे उसको मैंने पूरे करने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती भी है। आगे भी जो मैं जनता के बीच में वादे करूंगा, जब जनता के बीच में मैं जाऊंगा, घर घर जाऊंगा, तो जो उनसे कहूंगा वो मैं पूरा करूंगा, ये मेरी कोशिश होगी और मेरा प्रयास भी होगा। और मैं विशेषकर राजपुर महान जनता का तो मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने 2017 में भी मुझे विश्वास दिया और विश्वास के साथ अपना आशीर्वाद दिया, अपना वोट दिया, मुझे जिताया और आने वाले समय में भी आप अपना आशीर्वाद बना के रखेंगे, मुझे यही विश्वास है। खजान दास जी, चूँकि संगठन में भी आपकी जिम्मेदारी है, प्रदेश उपाध्यक्ष जैसा विशाल पद आपके पास है। विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत 18 दिसंबर से गढ़वाल मंडल के लिए हुई थी। क्या कुछ इस यात्रा के दौरान रिस्पांस मिला था? यहाँ देहरादून के परिप्रेक्ष्य में बात करें, क्या रिस्पांस मिला था विजय संकल्प यात्रा के दौरान? अब चूँकि एक दिन पहले जो प्रचार वाहन रवाना किए गए हैं, अब भारतीय जनता पार्टी एक नया स्लोगन गढ़ रही है, किया है करती है, सिर्फ भाजपा करेगी, क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने जैसा कहा है कि 60 पार का जो नारा दिया है, किया है, करती है, करेंगे, तो कुल मिलाकर के हम उसी वादे को पूरा करने की कोशिश करेंगे और जो वादा जनता के बीच में हम करेंगे उसको
पूरा निभाएंगे भी। और भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत रही है कुल मिलाकर के कि जो कहती है वो करती भी है, इसलिए हम उतना ही बोलते हैं जितना कर सकते हैं। जितना धरातल में किया जाएगा, जनता की अपेक्षाओं के अनुसार खरा उतरने की कोशिश करेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है। तो हमने बात की उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष खजान दास जी से। एक बार फिर से राजपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खजान दास जी पर विश्वास जताया है, उत्साह से लबरेज नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि 60+ सीटों का नारा जो उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उनके नेतृत्व में, सरकार के नेतृत्व में, पार्टी के नेतृत्व में इस टारगेट को बीजेपी ज़रूर पूरा करेगी। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन राहुल के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। उधर कांग्रेस ने उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए 4 धाम 4 काम कैंपेन की लॉन्चिंग की है। इस कैंपेन की लॉन्चिंग के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि हमारे इष्ट देव 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। हम अपने जनता जनार्दन को 4 पुष्प अर्पित कर रहे हैं। उन 4 पुष्पों को ही हमने जनता जनार्दन के सामने रखा है। कांग्रेस इस कैंपेन के तहत जनता को लुभाने की कोशिश करेगी। हमारे इष्ट देव हैं 4 धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। कांग्रेस की जो नई सरकार है वो 4 पुष्प अपनी जनता जनार्दन को, बद्रीनाथ केदारनाथ के भक्त गणों को अर्पित करेगी और उन 4 पुष्पों को ही हमने 4 कामों के रूप में आपके सामने रखा है। हमारे साथ संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़े हैं। रोहित, 4 धाम 4 काम कैंपेन आखिर है क्या और कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? किन किन वादों के जरिए, इरादों के जरिए जनता के बीच जाने वाली है इस कैंपेन के साथ? ये देखिए चारुल, उत्तराखंड कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उत्तराखंडियत स्वाभिमान 4 धाम 4 काम, इस कैंपेन की शुरुआत हुई है। और जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं भूपेश बघेल, उन्होंने इस कैंपेन की शुरुआत की है। दरअसल 4 धाम 4 काम जो कांग्रेस इस बार आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में बता रही है, उसका कहने का अर्थ ये है कि 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है। गैस सिलेंडर के दाम जो है 500 रुपये से अधिक नहीं होंगे। ये दूसरा जो उनका जो वादा है जनता से वो ये है। तीसरा कि हर घर, हर द्वार तक, हर गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी और 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपये कांग्रेस की तरफ से मानदेय या भत्ता के तौर पर दिया जाएगा। तो ये 4 धाम और 4 काम कैंपेनिंग की शुरुआत हुई है और इसके साथ ही कैंपेन के गीत की भी शुरुआत हुई। और जब इस कैंपेन के गीत का जो विमोचन हुआ उस दौरान जो पूर्व सीएम हरीश रावत हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डॉक्टर हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, इन सभी ने इस गीत पर जमकर ठुमके लगाए और जमकर डांस किया और खुशी का इजहार किया। उनको लग रहा है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लिहाजा सभी कांग्रेस के जो लोग हैं उत्साह से लबरेज हैं। और इसके साथ ही सोशल मीडिया, व्हाट्सएप जो प्रोग्राम है उसकी भी शुरुआत जो है कांग्रेस की ओर से हो चुकी है। अब व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, वर्चुअल रैली के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से कांग्रेस भी जन जन तक पहुंचने का प्रयास करेगी। जी रोहित, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि देखिए, ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पहले सत्ता में नहीं रही है, कांग्रेस सत्ता में भी रही है, कांग्रेस को वक्त भी मिला है जनता की सेवा करने का। लेकिन अगर भौगोलिक तौर पर हम बात कर ले उत्तराखंड की, बहुत अलग परिस्थितियां हैं वहां पर। ऐसे में जिस तरह कांग्रेस कह रही है कि 4 धाम 4 काम के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाएगा, हर गांव और घर के पास स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी, ये मौके पहले भी मिले थे और इस बार ये काम किए जाएंगे, इस बात में कितनी गारंटी है और क्या इसको लेकर रोड मैप तैयार किया गया है कांग्रेस की ओर से? क्योंकि सरकार में तो पहले भी रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये वादे भी सिर्फ लोक लुभावन वादे बनकर रह जाए। जी देखिए, कांग्रेस इस बार साफ तौर पर कह रही है कि कांग्रेस की सरकारें पहले भी प्रदेश में अस्तित्व में रही हैं और कांग्रेस ने
जो काम प्रदेश में किए हैं उनको पूरा भी किया है। और जो ये 4 वायदे किए हैं उसी के तहत कांग्रेस ने 4 वायदे किए हैं, क्योंकि इस बार आगामी 2022 का इस बार का चुनाव जो है चारों बहुत ही रोचक होने वाला है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो उसने भी घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विजय संकल्प यात्रा के दौरान LED रथों के वाहन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जनता को केंद्र सरकार की उपलब्धियों, राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया है। और बीते रोज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जो चुनाव प्रचार वाहन जो रवाना किए हैं, जिसका स्लोगन है किया है, करती है और आगे भी करेगी, सिर्फ भाजपा सरकार ही करेगी। तो लगातार जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार ये प्रयास हो रहा है कि जिस तरह से 5 साल के भीतर प्रदेश में सरकार रही और केंद्र सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार का संचालन होता रहा है और उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियों से जनता को जो कुछ राहत मिली है, उसी की तर्ज पे अब कांग्रेस ने भी 4 धाम 4 काम का जो वायदा है जनता से किया है। कांग्रेस पूरा आश्वासन जनता को दे रही है कि जो ये 4 वायदे किए गए हैं उसको जनता को पूरा करके कांग्रेस दिखाएगी। बिल्कुल रोहित, आप बने रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। पिछले काफी समय से इस बात की चर्चा है कि किशोर उपाध्याय कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और यही वजह है कि बीजेपी ने अभी तक टिहरी से अपने प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया है। कांग्रेस भी इसे वेट एंड वॉच की रणनीति के तहत देख रही है। कांग्रेस ने भी टिहरी से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया। किशोर उपाध्याय की आगे की क्या रणनीति होगी उसका भी उन्होंने खुलासा अभी तक नहीं किया। किशोर उपाध्याय को लेकर असमंजस बरकरार है। इधर कई बीजेपी नेता उनके विरोध में उतर आए हैं। कोई निर्णय लिया जाता है, मुझे विश्वास है, हमारा हाईकमान अनुशासित है और प्रत्येक सीट में उनकी नजर है। इस प्रकार का कोई डिसीजन होने वाला नहीं, क्योंकि कल हम लोग 4-5 लोग हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले थे, हम माननीय संगठन मंत्री जी से, महामंत्री जी से मिले थे, हम इसके अलावा माननीय प्रहलाद जोशी जी से मिले थे, इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी रात वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा इस प्रकार का कोई विषय है नहीं, ये एक तरह का अफवाहें हैं, इसमें इस तरह का कुछ होने वाला नहीं। जो भी टिकट मिलेगा वो हमारे बीच के जो कार्यकर्ता जो आवेदन उन्हीं में से आपका तय होने वाला है। तो इसको विराम लगाने के लिए आज और हमने जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, यदि कोई बैकडोर एंट्री से आकर के और हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में इस तरह का माहौल देना चाहता है, जिसका खराब करने का माहौल करना चाहता है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्र वधू अनुकृति रावत को कांग्रेस ने लैंसडाउन से टिकट दिया है, अपना प्रत्याशी बनाया है। अनुकृति पहली बार किसी राजनीतिक दल में शामिल हुई हैं और अब पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही हैं। अनुकृति ने कांग्रेस के टैगलाइन पर कहा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। बिल्कुल मैं सोचती हूँ लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और लैंसडाउन की बेटी हूँ, जरूर लड़ सकती हूँ और अपने क्षेत्र की तरक्की कर सकती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अपने बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ सकती हूँ। और इस समय मैं सोचती हूँ कि ये एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस पार्टी का है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का है कि अपनी बेटी को, उत्तराखंड की इस बेटी को उन्होंने ये मौका दिया है और अपने क्षेत्र के लिए, अपने घर के लिए मैं जरूर लड़ सकती हूँ और जीत सकती हूँ। हमारे साथ रोहित बने हुए हैं। रोहित, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हरक सिंह रावत की अगर अपनी बात कर लें तो अभी तक उन्होंने साफ नहीं किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि अगर पार्टी मौका देगी तो चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन बीजेपी से बगावत का जो लक्ष्य था वो फिलहाल पूरा हो चुका है। बहू अनुकृति को लैंसडाउन से कांग्रेस ने प्रत्याशी बना दिया है। उस जगह पर आकर तो जो कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता रहे हैं, पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदिया, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, ये तमाम नेता शाम 4 बजे से ही वर्चुअल माध्यम से कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक में इन्होंने शिरकत की। एआईसीसी के तमाम बड़े नेताओं के साथ जुड़े और करीब 10 बजे तक ये बैठक खत्म हुई और 11 नामों पर जो है सहमति बन गई, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत क्या नाम भी है जो रामनगर से इस बार चुनावी ताल ठोकेंगे। अनुकृति गोसाई रावत जो कि डॉक्टर हरक सिंह रावत की बहू हैं, उनको लैंसडाउन से कांग्रेस ने टिकट दिया है। हालांकि बीजेपी में भी वो अपनी बहू के लिए टिकट की अपील कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। कल जो है
कांग्रेस ने उनकी बेटी को, उनकी बहू को जो है लैंसडाउन से प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही कुल 9 और लोगों को भी प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस समय ये है कि कांग्रेस ने अभी 6 सीटों पर प्रत्याशी के नामों की घोषणा नहीं की है, जिसमें नरेंद्र नगर की बात करें, टिहरी की बात करें, सल्ट की बात करें, हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की बात करें, रुड़की विधानसभा क्षेत्र की बात करें, चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र की बात करें। इन 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी कांग्रेस ने अभी नहीं उतारे हैं। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चौबट्टा खाल विधानसभा सीट से कांग्रेस पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को प्रत्याशी भी बना सकती है। बीते रोज मीडिया में बयान देते हुए डॉक्टर हरक सिंह रावत बने रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। देहरादून कैंट विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी रविंद्र आनंद ने नामांकन कर लिया है। नामांकन के बाद बात करते हुए रविंद्र आनंद ने कहा कि बीते 21 सालों में राज्य में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकार रही है, लेकिन दोनों ही सरकारों ने राज्य में विकास में कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि कैंट विधानसभा में भी पिछले 20 सालों से एक ही पार्टी प्रत्याशी रहा है, लेकिन कैंट क्षेत्र का कोई भी विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर वो जीत कर आते हैं तो क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों के साथ रोजगार को लेकर कार्य करेंगे। आम आदमी पार्टी की 21 कैंट विधानसभा सीट से मैंने नामांकन किया है और मैंने शपथ भी ली है कि मैं कैंट विधानसभा के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके लिए काम करूंगा और विधि द्वारा स्थापित जो भी नियम हैं उनका पालन करूंगा और भारत की प्रभुता को बनाए रखूंगा। और इस पर मुझे एक और बात ये कहनी है कि उत्तराखंड में पिछले 21 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें रही हैं। जनता ने दोनों को मौके दिए हैं, लेकिन निराशा हाथ लगी है। अब आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट करने को तैयार है और परिवर्तन के लिए तैयार है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह बने हुए हैं। रोहित, आम आदमी पार्टी खुद को जिस तरह उभार रही है और साफ तौर पर कह रही है कि विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी सरकारें उत्तराखंड में इन्हीं 2 पार्टियों पर रही हैं। आप रुकिए, फिलहाल सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं